हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन डाइवर्स में। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि जो मतलब किसी भी चीज़ को जब हम क्लासिफिकेशन करके या कैटेगराइज करके पढ़ते हैं तो वो जो है उसको उसकी स्टडी करना तो काफ़ी इजी हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, उन्होंने भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से उसकी स्टडी करने के लिए या उसको अच्छे से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, पूरी इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अलग अलग भागों में, पार्ट्स में डिवाइड किया था, ताकि इससे हमें पता चल सके कि कौन सा जो पार्ट है वो यूनियन के साथ रिलेटेड है, कौन सा पार्ट स्टेट से, कौन राष्ट्रपति से, और कौन सा पार्ट जो है और अदर सेक्टर से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तब उस टाइम जो थे टोटल जो पार्ट थे वो 22 थे। बट टाइम टू टाइम जब जैसे जैसे टाइम जैसे चेंज होता है तो हमारी नीड्स भी चेंजेस होती है, जिसके अंतर्गत जो है कुछ नए पार्ट्स जो हैं ऐड की गई हैं, और कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो अभी कोई उनकी मतलब ज़रूरत नहीं है, कोई मायने नहीं है, तो उनको रिपेल यानी कि हटाया भी गया है। तो अब जो अगर देखें तो टोटल जो पार्ट्स हैं 25 हो चुके हैं। तो आइए, तो फ्रेंड्स, जो 22 हैं जो पार्ट्स हैं, जिसमें कि जो अदर जो अलग जो पार्ट्स जो जोड़े गए हैं वो भी मतलब इसमें ऐड हैं, जो कि अल्फ़ाबेट के साथ जोड़कर पहले वाले पार्ट्स में ही जोड़ा गया है, उन पार्ट्स की भी स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो ये स्टडी करेंगे उसमें इस तरीके से स्टडी करेंगे कि हमको कोई भी अलग से कोई ट्रिक नहीं याद करनी पड़ेगी। हम इसको मतलब पूरे सीरियल वाइज करेंगे, पहले तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद इसको इस तरीके से ऑर्डर वाइज ऑर्डर हम करेंगे जिससे हमें ये ईजिली याद हो जाएगा, तो कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि आपको पता ही है जो ट्रिक है ये लॉन्ग टर्म नहीं होती है, शॉर्ट टर्म होती है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को समझ के करते हैं तो ये हमें काफ़ी टाइम तक हमें हमारे काम भी आती है और हमें लर्न भी रहती है, याद भी रहती है। तो आइए फ्रेंड्स, एक बार हम एक चीज़ इनको लाइन बाइज लाइन इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एट द एंड जो वीडियो है जब होने वाली होगी तब उसके बाद हम इसको दोबारा इस तरीके से करेंगे लाइन बाय लाइन, जिसके साथ हमें ये पूरी तरह याद हो जाएगा और कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए फ्रेंड्स, तो पहला पार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो पहला पार्ट है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को, यानी कि संघ एवं राज्य क्षेत्र में, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने यहाँ पे इंग्लिश भी लिखी है और उसकी हिंदी में भी लिखा है, ताकि जो इंग्लिश वाले हैं या जो हिंदी वाले हैं जिनको जिस लैंग्वेज में ज़्यादा मतलब ईजी लगता है तो वो उस लैंग्वेज में ईजीली पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये पहला पार्ट है अगर डिस्कस करें तो ये जो पहला पार्ट है ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। इसमें इस पार्ट में हमारे देश से रिलेटेड बातें होती हैं, या जैसे कि कोई जो हमारे देश में जैसे कोई एक राज्य होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उनका जो राज्य क्षेत्र कैसा होगा, या 1 से 2 3 एक राज्य से 3 राज्य भी बना दिए जाते हैं। ऐसे जो बातें होती हैं राज्य से रिलेटेड होती हैं या देश से रिलेटेड, उसकी सीमाओं से रिलेटेड होती हैं, तो वो सारे जो होती हैं वो उनके साथ रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो पार्ट 1 में दिया गया है, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। तो फ्रेंड्स, ये था पहला पार्ट। जो दूसरा पार्ट है, जो अब देश के बाद हमारे सिटीजन्स की बात उन्होंने कर दी, जो कि नागरिकता से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। फ्रेंड्स, ये बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सिटीजनशिप, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसमें भारत में रहने वाले नागरिकता है उससे रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं भी, कौन जो नागरिक हैं वो इंडियंस हैं, कौन इंडियंस नहीं हैं। जैसे इंडियंस ही जो होते हैं वो बाहर, और जो फॉरेन कंट्री होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं कई सालों तक, फिर बाद में वापस नहीं आते हैं, और दूसरे देश की जो है सिटीज़नशिप ले लेते हैं। तो ऐसी सूरत में उनकी जो सिटीज़नशिप जो इंडिया की है वो कायम रहेगी कि नहीं रहेगी। या फिर ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके जो मदर या फादर में से कोई एक फॉरेनर होता है, तो ऐसी सूरत में उनका मतलब जो सिटीजनशिप होगी वो किस कंट्री की हुई। तो ऐसी जो सारी प्रोविजंस हैं वो पार्ट 2 में यानी कि सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के अंतर्गत दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, जो तीसरा पार्ट है वो है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। जैसे कि ये आपको
मतलब ये आपको तो ये तो सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है यानी कि सिटीजन, पहले तो देश आ गया, उसके बाद नागरिक आ गए, नागरिक के बाद उनके राइट्स आ गए। तो ये जो राइट्स हैं ये भी मतलब जो इसमें अगर बात करें, थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन करूँ मैं, तो स्टार्टिंग में जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लगा था तो बना था, तो उस टाइम जो टोटल थे 7 जो फंडामेंटल राइट्स थी। पर बट आगे जाकर जो 7 एक जो फंडामेंटल राइट्स है जिसको संपत्ति का अधिकार कहते थे, राइट टू प्रॉपर्टी कहते थे, उनको मतलब जो फंडामेंटल राइट्स के तौर पर रिपेल कर दिया गया और उसको एक एज अ लीगल राइट के तौर पर संविधान में शामिल किया गया है। अब इस तरह अगर एट प्रेजेंट बात करें तो इस टाइम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। और अब उसके बाद जो 4th पार्ट आता है उसको DPSP शॉर्ट में कहा जाता है, और इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। तो फ्रेंड्स ये जो पार्ट है जैसे कि स्टेट पॉलिसी यानी कि स्टेट की कैसी पॉलिसी हो, राज्य की किस तरह की जो व्यवस्थाएं हों, उसके साथ उनको डायरेक्ट करता है, उनको निर्देशित करता है, करने वाले जो सिद्धांत है वो ये पार्ट देता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो संविधान निर्माता थे उन्होंने मतलब ये कोशिश की थी कि जो राज्य थे उनके जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो उनको ऐसे करना चाहिए कि बेसिक नीड्स तो पूरी करनी चाहिए, पर बेसिक नीड्स के अलावा वो अपने राज्य को, अपने स्टेट को कैसे और भी बेहतर बना सकते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या और भी जो कई चीज़ें हैं उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, आदर्श राज्य की कैसे स्थापना कर सकते हैं। तो वो वैसे उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो इस 4th पार्ट में दी गई हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो 3rd पार्ट है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, ये जो होते हैं इन अगर ये पूरे नहीं होते हैं इंडियंस के, उनको लगता है उनका जो ये पूरे नहीं हो रहे हैं, उनका हनन हो रहा है, तो ऐसी सूरत में वो कोर्ट पे जा सकते हैं। बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जो होते हैं इनके लिए मतलब इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए किसी भी जो इंडिया की किसी भी अदालत में नहीं जाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो पहले 4 पार्ट थे। अब जो है ये 4A है। ए यहाँ पे 8 जो है एक तरह अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये जो है ये बाद में जोड़ा गया है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल्य कर्तव्य के बारे में बताता है। अब देखो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दे दिए, तो राइट्स यानी कि अधिकार देने के साथ साथ हमारे कुछ जो है जो कर्तव्य भी होते हैं, ड्यूटीज़ भी होते हैं, तो उनको 4A में इंक्लूड कर लिया गया है, जो कि आर्टिकल 51A में के अंतर्गत रखा गया है। तो ये जो पार्ट है ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। तो इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ था ये जो था ये 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 42वीं जो संविधानिक संशोधन था उसके अंतर्गत 1976 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स ये था 4A के बाद अब जो है अब 5th पार्ट में यूनियन गवर्नमेंट यानी कि संघ गवर्नमेंट की संघ सरकार की बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है अभी सेंट्रल लेवल पर, यूनियन लेवल पर 3 तरह की जो सरकारें होती हैं। पहली है लेजिस्लेटिव यानी कि विधान पालिका, दूसरी एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, थर्ड है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव यानी कि विधान पालिका, इसमें जो लोकसभा है, राज्यसभा है ये सब आ जाते हैं, जो कि कानून बनाने का काम करते हैं। इसमें कोई भी लॉ पेश किया जाता है उसको फिर आगे जाके पास किया जाता है, ऐसे सब काम किए जाते हैं लेजिस्लेटिव में। यानी कि अगर शॉर्ट में बोला जाए तो इसमें कानून बनाने का काम किया जाता है। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, कार्य यानी कि नाम से पता चल रहा है इसमें कार्य किया जाता है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव है, विधान पालिका है, जो जिस भी कानून का निर्माण करती है उसको ये जो है एग्जीक्यूटिव है वो है इम्प्लीमेंट करवाती है, लागू करवाती है जिसमें इसमें मतलब जो है जो हमारी सरकार है जो भी जीत के आती है, जो चल रही होती है वो वाली गवर्नमेंट आ जाती है। इसमें PM आ जाते हैं, उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा जो जुडिशरी है, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका यानी कि न्याय करने वाली। अब देखो इन्होंने तो कानून बना दिया, कानून को इम्प्लीमेंट इन्होंने कर दिया। अब देखिए कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सरकार के बनाए हुए कानूनों को फॉलो नहीं करते, तो ऐसी सूरत में जो है उनको सज़ा दी जाती है ताकि वो उनके बनाए हुए कानूनों को फॉलो करें। इसलिए वो सब कुछ उनसे रिलेटेड जो न्याय होता है वो जुडिशरी में होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदर जो छोटी जो और भी जो लेवल की जो
अदालतें होती हैं वो इसमें आती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कानून होते हैं वो तो आपको पता ही है, वो हमारे पूरे जो हमारे भलाई के लिए बनाए जाते हैं। अगर उनको नहीं मतलब हम जो पूरा करते हैं उसको नहीं पालना करते हैं तो इसमें जो है ना सिर्फ हम अपने मतलब जो सुरक्षा को खतरे में डाल रहे होते हैं, बल्कि और जो समाज है उनको भी खतरे में डाल रहे होते हैं। इसलिए जो जुडिशरी है वो ऐसा करने से रोकने के लिए बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, ये तो होते हैं यूनियन गवर्नमेंट यानी कि संघ सरकार के लेवल की। अब ये तो होगी सेंट्रल लेवल की। एक जो अगला पार्ट दिया गया है जो कि 6th पार्ट है, वो है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के लेवल की, जो कि आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक दिया गया है। इसमें भी जो है 3 तरह की जो मतलब गवर्नमेंट होती है, जैसे लेजिस्लेटिव विधान पालिका, जिसमें कि विधानसभा हो जाते हैं, तो ऐसे मतलब इसमें आ जाते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, इसमें सीएम आ जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, इसमें तो आपको पता ही होगा भी इसमें स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट और अदर जो छोटी जो लेवल की जो अदालतें होती हैं, कोर्ट्स होते हैं, वो आ जाते हैं। तो ये था स्टेट गवर्नमेंट के यानी कि राज्य सरकार के लेवल का। जो अगला जो पार्ट है 7th फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पार्ट है ये अब मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी था जब संविधान सभा ने बनाया था, बट एट प्रेजेंट जो है ये पार्ट रिपेल कर दिया गया है, हटा दिया गया है। बट यहाँ पे अगर हम लाइन बाइज लाइन स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे शो कर दिया। तो फ्रेंड, जो 7th पार्ट था वो डील्स विद स्टेट्स इन बी पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल आर्टिकल 238 जो है। ये जो पार्ट था, ये जो पार्ट बी टाइप के जो स्टेट्स थे उनके साथ रिलेटेड था, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में अनुसूची में दर्ज था, और ये आर्टिकल 338 के अंतर्गत आता था, जिसको इस जो पार्ट को 1956 जो में जो मतलब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके अंतर्गत इस पार्ट को हटा दिया गया है। इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल आता था जिसको हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट अब नहीं काउंट होया जाता। अब जो अगला पार्ट है वो है 8, जो कि यूनियन टेरिटरी यानी कि संघीय राज्य क्षेत्र के बारे में है, जो कि यूनियन टेरिटरी जैसे कि आपको पता ही है एट प्रेजेंट 2020 में अब हैं 8 जो हैं यूनियन टेरिटरीज हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अगर सीरियल वाइज करें तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लें, उसमें उसके बाद उससे छोटी जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की, ये पार्ट तो रिपेल ही कर दिया गया। अब उसके बाद एक और जो छोटे लेवल की गवर्नमेंट हो गई यूनियन टेरिटरी। अब इससे भी छोटे लेवल की जो है वो पार्ट 9 में आती है, जो कि पंचायत से यानी कि पंचायत से रिलेटेड है। ये भी पार्ट था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो संविधान में शामिल किया गया था। और ये आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक है। यहाँ पे फ्रेंड्स 0 नहीं है, यहाँ पे ओ है, अल्फ़ाबेट ओ है। तो यहाँ तक ये जो पंचायत के बारे में बताता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हल्का सा अगर ब्रीफली करें तो जो पंचायत से है इंडिया में वो 3 लेवल की चलती है, जिसमें पहला है जिला परिषद यानी कि जिला परिषद हो गया, सेकंड हो गया ब्लॉक समिति हो गया, फिर थर्ड हो गया जो विलेज पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत। सबसे छोटी ये होती है, उससे बड़ी ये, और उससे बड़ी ये वाली गवर्नमेंट होती है। तो ये फ्रेंड्स ये पंचायत। अब हमने गाँवों के बारे में तो बात कर ली, बट अब शहरों के बारे में बात करना जरूरी है। तो शहरों में जो है उनके लिए म्यूनसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाएँ का निर्माण किया गया है। और ये जो पार्ट है ये 9A है, ये भी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, और ये भी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। और फ्रेंड्स ये जो है ये पार्ट है ये 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG तक इसमें इसका जो है पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है इससे रिलेटेड, म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड। अगर यहाँ पे भी हम थोड़ा सा मतलब ब्रीफली कर लें तो ये इंडिया में जो है म्यूनसिपैलिटीज़ भी 3 लेवल की चलती है, जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम जो कि बड़े क्षेत्रों के लिए है, और उसके बाद म्यूनसिपल कौंसिल नगर परिषद जो कि छोटे क्षेत्रों के लिए बनाई गई जाती है। उसके बाद नगर पंचायत यानी कि ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पहले तो ग्रामीण होते हैं, बट हौली हौली करके उसमें डेवलपमेंट होने के कारण वो नगर में चेंजेस हो रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था 3 टाइप की जो 3 लेवल की जो होती हैं म्यूनसिपैलिटीज होती है। फ्रेंड्स अगर ये जो म्यूनसिपैलिटीज़ है जब पंचायत का टॉपिक है, इसको हम आगे जाकर आने वाले लेक्चरों में पूरी तरह एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अभी हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए हल्का सा आपको अच्छे से और भी क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रीफली कर आपको बता दिया था।
तो फ्रेंड्स अगला जो पार्ट है वो 9B है। यहाँ पे भी जाहिर है कि यहाँ भी अल्फ़ाबेट है, तो ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये भी बाद में जो अमेंडमेंट करके संवैधानिक संशोधन करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। तो ये जो 9B है ये पार्ट को ऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कि सहकारी समितियों को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आर्टिकल 243Z(H) से लेकर आर्टिकल 243Z(T) तक दिया गया है इससे रिलेटेड प्रोविजंस। उसके बाद पार्ट 10 की बात करें तो ये द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज यानी कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, जो कि आर्टिकल 244 से लेकर आर्टिकल 244A तक दिया गया है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने आगे मतलब लास्ट में भी आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी, यानी कि यहाँ पे अलग अलग टाइप की जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी बात सिर्फ अभी की जा रही है। तो यहाँ पे अनुसूचित जातियों की बात और जनजातीय क्षेत्रों के बाद से रिलेटेड प्रोविजन दी गई हैं। उसके बाद जो नाइन्थ जो पार्ट है वो है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो यहाँ पे अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग पहले तो यहाँ पे देश की बात कर दी, फिर सिटीजन्स की, फिर उनके फंडामेंटल राइट्स की, फिर जो स्टेट के जो मतलब पॉलिसीज़ कैसे होनी चाहिए, फिर हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनकी ड्यूटीज़ की बात कर दी, फिर यहाँ तक तो अलग पार्ट हो गया। उसके बाद अलग अलग जो हैं अलग अलग जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी की बात कर रहे हैं। पहले यूनियन गवर्नमेंट थी, फिर उससे छोटी स्टेट गवर्नमेंट, ये तो पार्ट हटा ही दिया। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज़, उसके बाद उनके उससे छोटी पंचायत हो गई। गाँवों की बात करने के बाद फिर सिटीज़ की बात कर ली म्यूनसिपैलिटीज़ में, अब उससे भी छोटी करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कर ली, अब उससे भी छोटी अब ट्राइबल एरियाज़ की यानी कि अनुसूचित जातियों के कैसे भूल जाते हैं हमारे संविधान निर्माता, तो उनके साथ रिलेटेड इन्होंने 10th पार्ट में प्रोविजंस रख दी। तो 11th पार्ट में जो है अब यहाँ पे जो हर तरह की गवर्नमेंट की बात करने के बाद इन्होंने सेंटर और स्टेट की रिलेशंस की बात कर दी 11th पार्ट में, जो कि आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 246 तक दिया गया है। उसके बाद इनके रिलेशन की बात करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, रिलेशन किस पर डिपेंड होते हैं, फाइनेंस प्रॉपर्टी भी होते हैं। तो ये जो पार्ट है वो पार्ट 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स की बात की गई है, जिसमें वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद के बारे में किया है, जो कि आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 308 तक इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। उसके बाद आर्टिकल जो पार्ट 13 है उसमें ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि व्यापार के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्यिक और समागम, आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307, यानी कि यहाँ पे जो हमारे भारत देश में जो भी ट्रेड होते हैं, व्यापार होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं या जो भी शर्तें कानून हैं उनका जो वर्णन है वो 13 पार्ट में किया गया है। उसके बाद पार्ट आता है 14, जिसमें सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो कि आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक दिया गया है। इसमें जो अलग अलग जो सेवाएं होती हैं, अलग अलग पोस्ट होती हैं, उनसे रिलेटेड जो हैं वो मतलब प्रोविजंस दी गई हैं। उसके बाद आर्टिकल जो पार्ट जो 14B है, यहाँ पे भी आर्टिकल अल्फ़ाबेट B आ गया, तो यह ज़ाहिर है यहाँ भी ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, और ये भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट हैं, जो संविधानिक संशोधन है, उनके अंतर्गत बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। तो 14B जो है ट्रिब्यूनल के बारे में यानी कि अधिकरण के बारे में मतलब बताता है। और ये जो ट्रिब्यूनल है ये मतलब एक तरह की जुडिशरी जो न्यायिक काम करते हैं, कोर्ट की तरह होते हैं, पर पूरी तरह कोर्ट की तरह नहीं होते हैं। आपको पता ही होगा फ्रेंड, जो कोर्ट है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन होता है, इसलिए स्पेशल टाइप के जो केसेस को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिब्यूनल्स का निर्माण किया जाता है, जो कि मतलब काफ़ी जो कि उन केसेस का सॉल्व करती हैं। इनको हर तरह के केसेस लड़ने की, हर केसेस को सॉल्व करने का अधिकार नहीं होता है, बस कुछ स्पेशल टाइप के जो होते हैं केसेस होते हैं उनसे रिलेटेड जो फैसला करने का ही अधिकार होता है। तो ये है ट्रिब्यूनल्स पार्ट 14B में। तो फ्रेंड जो अगला पार्ट है पार्ट 15 है, जो कि इलेक्शंस यानी कि निर्वाचन के बारे में बताता है, जो कि आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक है। यहाँ पे हल्का सा अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया है, जो कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी मतलब हमारे देश से रिलेटेड जो लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, उनसे रिलेटेड हो गए, या राष्ट्रपति हो गए, या स्टेट गवर्नमेंट्स की यानी कि जैसे कि CM जो भी स्टेट लेवल की जो भी गवर्नमेंट होती हैं उनसे रिलेटेड जो इलेक्शंस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। इसके अलावा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है, ये जो अलग संस्था है, ये जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पंचायत होगी, उनसे रिलेटेड जो इलेक्शंस होती हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है। तो ये हो गया पार्ट 15। तो
तो फ्रेंड जो अगला पार्ट है वो पार्ट है 16, जो कि प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस SC ST OBC माइनॉरिटीज़, कुछ वर्गों के लिए के संबंध में विशेष उपबंध करती है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्शंस कर दिए, इलेक्शंस के साथ प्रोविजंस करने के बाद जो SC ST OBC माइनॉरिटी होती हैं उनसे उनको भी कई बार कई बार ऐसे होता है रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। तो ऐसी सूरत में जो राष्ट्रपति होते हैं या कोई भी और जो जैसे गवर्नर होते हैं एक्सेट्रा जो होते हैं, उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं कि वो इन कैटेगरीज में जो है लोगों को नॉमिनेट कर सकें। अगर उनको इलेक्शंस में उनको लगता है भी इलेक्शंस में उनको अच्छे से उनको राइट नहीं मिला है, जहाँ उनको उतना मौका नहीं मिला है, तो जो ये पार्ट 16 है तो ये वाला जो आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 340 तक इसका प्रोविज़न दिए गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला पार्ट आता है वो 17 आता है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस यानी कि राज्य भाषाओं के बारे में बताता है। एट द स्टार्टिंग अगर देखें तो ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, उस टाइम जो टोटल 14 जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, बट एट प्रेजेंट जो है 22 जो है यानी कि 2020 तक 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेज को मान्यता दी गई है संवैधानिक तौर पर इंडिया में। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस यानी कि राज्य भाषा के साथ रिलेटेड जो आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक इसमें सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो कानून हैं, जो भी नियम हैं, उनका वर्णन किया गया है। फ्रेंड जो अगला पार्ट आता है वो पार्ट आता है 18 आता है, जो कि इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपातकालीन उपबंध इसमें किए गए हैं। यानी कि जब भी इंडिया में कोई आपातकाल आता है तो ऐसी सूरत में किस किस टाइप के आपातकाल यानी कि इमरजेंसीज इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, तो ऐसे की का वर्णन किया गया है। और ये जो पार्ट है ये 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक इसका वर्णन किया गया है। इंडिया में अगर हल्का से देखें तो 3 टाइप्स की जो इमरजेंसीज की प्रोविजंस की गई है। पहली है नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में दिया गया है। स्टेट इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 356 में दिया गया है। और थर्ड जो है इमरजेंसी हो फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में दिया गया है। फ्रेंड्स इसका भी जो इमरजेंसी पर लेक्चर भी हम आने वाले लेक्चरों में एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, यहाँ पे हले थोड़ा सा ब्रीफली ही कर रहे हैं। तो अगला जो पार्ट आता है वो 19 आता है, जो कि मिसलेनियस की प्रकीर्णन आता है। फ्रेंड इतना लगातार आप हम कर रहे हैं तो कई ऐसे भी जो संविधान निर्माता था उनको लगा था कुछ ऐसे भी कुछ और भी जो मुद्दे हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जिनको उन्होंने मिसलेनियस में रख दिया है। तो जो कि आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 तक दिया गया। इसमें जैसे कि विविध यानी कि हल्का सा अगर देख लें तो इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो विशेष अधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था 19 पार्ट। तो अगला जो 20 पार्ट है वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधानिक संशोधन की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 366 है। फ्रेंड्स देखो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जब बनाया गया था उस समय निर्माताओं को, संविधान निर्माता थे, उनको भी पता था कि आने वाला टाइम इस तरह नहीं होगा, वो आगे जाके और भी चेंजेस आएंगे, कई चेंजेस आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ढलना भी ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक संशोधन का भी प्रावधान जो था आर्टिकल 366 में रखा था। जैसे हमारा जो संविधान है वो पूरी तरह रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। उसमें अगर देखें उसका बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर अगर उसमें समय समय में उसमें जो है चेंजेस करने की प्रोविजंस दी गई हैं, तो वो इसी जो पार्ट 20 के अंतर्गत दी गई हैं। तो और जो फ्रेंड जो अगला पार्ट आता है 21 आता है, जो कि टेम्परेरी ट्रांजैक्शंस यानी कि परिवर्तन काल होते हैं, एंड स्पेशल प्रोविजंस यानी कि अस्थायी संस्करण कालीन और विशेष उपबंध इसका वर्णन किया गया है, जो कि आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 392 में इसमें वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स अगर इसके में हल्का सा करें तो इसमें जैसे जम्मू एंड कश्मीर के जो विशेषाधिकार थे जिन्हें कि अभी हटाया जा चुका है, ऐसे कुछ जो टेम्परेरी बेस पर यानी कि परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्परेरी बेस में जो कुछ चीज़ें लागू की हैं तो उसको इस 21 पार्ट के अंतर्गत ही लागू किया जाता है। तो फ्रेंड जो अगला पार्ट है वो 22 है, जिसको कि शॉर्ट टाइटल्स कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपेल्स का वर्णन किया गया, यानी कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसरण का डिस्क्रिप्शन किया गया, जो कि आर्टिकल 393 से लेकर आर्टिकल 395 तक किया गया है। इसमें हल्का सा अगर फ्रेंड्स का देखें तो हिंदी भाषा की बात कही गई है, संविधान के लागू होने की बात इस पार्ट में की गई है, यानी कि ऐसे मुद्दे इसमें वर्णन किए गए हैं। फ्रेंड्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको फिर भी हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हल्का सा इसका ब्रीफली पढ़ रहे हैं।
तो फ्रेंड्स ये तो 22 पार्ट्स थे फ्रेंड्स। अगर इसका हम देखें तो जो भी ऐड किए गए हैं वो बाद में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का बाद में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत इनको ऐड किया गया। तो उसमें सबसे पहले 4A था, उसको ऐड किया गया है, 9A 9B और 14A को किया गया है। अगर टोटल इनका करें तो 4 जो पार्ट हैं वो बाद में कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट के संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संविधान में जोड़े गए हैं। फ्रेंड्स अगर देखें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 था, अब अगर इसमें 4 ऐड कर दे तो 26 हो जाएगा। बट मैंने तो आपको बताया था ना 25 थे, तो फिर एक जो पार्ट था वो एक्स्ट्रा क्या कौन सा है? एक पार्ट वही है जो कि बाद में जो है अलग जो हटा दिया गया था। तो ये वाला जो तो ऐसे करके जो एक पार्ट था जो 7th पार्ट था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पार्ट बी जो स्टेट थे उनका जो पार्ट था उनको जो रिपेल कर दिया गया। ये एक मिनट दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखो, ये जो 7th पार्ट था जैसे कि मैंने आपको बोला था ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है बट अब हटा दिया गया, तो ये वाला पार्ट है इसको नहीं काउंट करेंगे। तो इस तरह जो है ये टोटल जो पार्ट हैं एट प्रेजेंट वो हैं जो वो अब 25 हैं। तो फ्रेंड्स ये था पूरा लेक्चर, पर अब थोड़ा सा एक बार इस तरीके से कर लेते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि आपको इस तरह से हम ऐसे इस तरीके से हम स्टडी करेंगे जिससे हम आपको कोई डिफरेंट जो है ट्रिक है वो याद नहीं करना पड़े, आपको अच्छे से ये पूरे क्लियर हो जाए कि कभी भूले ही नहीं। तो फ्रेंड्स देखो जो पहला पार्ट था उसमें हमारे देश की बात की गई है, जैसे कि ज़ाहिर है हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा देश ही है। तो इसमें सबसे पहले हमारे देश की बात की गई है, उसके बाद देश के बाद हम आते हैं यानी कि नागरिक आते हैं, सिटीजन्स आते हैं। तो सेकंड पार्ट में सिटीजन्स की बात कर दी। उसके बाद सिटीजन्स को क्या मिलते हैं? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार मिलते हैं, तो इसको थर्ड पार्ट में रख दिया। उसके बाद यहाँ पे सिटीजन्स की बात करने के बाद स्टेट की बात कर दी, उनके कैसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए वो इसकी बात कर दी। अब देखिए यहाँ पे राइट दे दिया, अधिकार दे दिए, तो हमें कुछ ड्यूटीज़ भी फुलफिल करनी चाहिए। ये जो ड्यूटीज़ और राइट होती हैं एक ही जो सिक्का होता है इसके दो साइड्स होती हैं। तो अब इसे जो 4th A पार्ट में ड्यूटीज़ की बात कर दी। तो फ्रेंड्स ये वाला अगर याद करें तो ये जो पार्ट है ये सारे ये अलग हैं। अब उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले तो सबसे बड़ी जो सरकार है यूनियन गवर्नमेंट, उनकी संघ सरकार की बात कर दी। उसके बाद इससे छोटी जो गवर्नमेंट है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट उसकी बात कर दी। इसके बाद 7th पार्ट तो आपको बताया था, इसको रिपेल यानी कि हटा दिया गया है। उसके बाद उससे छोटे गवर्नमेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट के संघीय राज्य क्षेत्र उनकी बात कर दी। उससे छोटे गाँवों की बात कर दी, पंचायत की बात कर दी। उसके बाद सिटीज़ यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ की, फिर उससे के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर दी। उसके बाद जो जनजाति हैं उनसे जो सबसे अलग जो हैं जिनका उनको भी अधिकार देना चाहिए, लास्ट वो भी इंडियंस हैं उनको भी राइट्स मिलना चाहिए, तो उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो पार्ट 10 में दिए गए हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको अलग करके याद कर सकते हैं। उसके बाद अब स्टार्ट होता है नेक्स्ट जो पार्ट होता है 1-1-11 यानी कि देखिए यहाँ पे यूनियन और स्टेट्स की बात की यानी कि 1 और 1 क्या होते हैं? 11 होते हैं। तो वैसे करके आप याद कर सकते हैं। तो पार्ट जो 11 है इसमें यूनियन और स्टेट की रिलेशंस की बात की है। रिलेशंस किस पर डिपेंड करता है? फाइनेंस पर, प्रॉपर्टी पर यानी कि पैसे पर ही डिपेंड करता है हम आजकल के ज़माने में कोई रिलेशन। तो उसको जो पार्ट है उसको पार्ट 12 में जोड़ा गया है। उसके बाद जो पार्ट 13 है, अब जो पैसा आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, तो क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। तो व्यापार जो ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो पार्ट 13 में दिए गए हैं। अब इन ट्रेड को, इन कमर्स को पूरा करने के लिए कुछ सर्विसेज, कुछ जो सेवाएं भी देनी पड़ती हैं, तो वो पार्ट 14 में दी गया है। उसके बाद अब जब देखिए कोई सेवाएं दी जाती हैं उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा भी पैदा होता है, तो उसको पार्ट 14 में रखा गया है ट्रिब्यूनल्स के अंतर्गत, कि जो भी लड़ाई झगड़ा होता है उसको ट्रिब्यूनल के अंतर्गत सॉल्व कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो पार्ट अलग हो गया। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा हल्का सा कुछ याद करना पड़ेगा हमें। पार्ट 15 में इलेक्शंस की बात आ जाती है भी, इसमें इलेक्शंस का चुनाव किया जाता है, जिसमें इलेक्शन ये तो चलो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। तो इलेक्शंस की बात आती है। इलेक्शंस में भी कई जो मतलब सेक्शंस होते हैं, इंडिया के जो वर्ग होते हैं उनका जो नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिल पाता, तो उनके साथ रिलेटेड जो प्रोविजंस है उस पार्ट 16 में है, जो कि SC ST और OBC या माइनॉरिटीज यानी इनके जो मतलब नियुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। उसके बाद अब भाषाओं के बारे में 17 में हो गया। 17 के बाद 18 में इमरजेंसी प्रोविज़न, आपातकाल के साथ उपबंध आ गए। उसके बाद 19 में मिसलेनियस जो भी 19-20 करके कह देते हैं ना, 19 में वो आ गए जो बच गए थे कुछ पार्ट्स, और 20 में वो हो गए यानी कि कुछ ऐसे पार्ट्स भी थे जिनको बाद में जोड़ना पड़ा या उसको हटाना पड़ा, तो वो सारा कुछ 20 में हो गया यानी कि
19 में वो वाले जो मतलब एक्स्ट्रा थे जो सब्जेक्ट थे, और 20 में वो थे जो मतलब बाद में जोड़ने थे या फिर बाद में हटाने थे। तो ऐसे संशोधनों के साथ रिलेटेड जो है पार्ट 20 में आ गया। तो 21 में कुछ टेम्परेरी जो ट्रांजेक्शन कि कुछ मतलब स्पेशल प्रोविज़न है कि टेम्परेरी बेस में थे, वो उसको 21 में रख दिया। और 22 में हमारे हिंदी भाषा के बारे में बात कर दी और संविधान के लागू होने के बारे में बात कर दी। तो फ्रेंड्स ये थे सारे पार्ट्स 22। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मतलब इस लेक्चर से कुछ भी एक पॉइंट भी कुछ सीखने को नया मिला है तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू।